द करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 1, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। कथन 2, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। कथन 3, यह केवल एक अवधारणा है क्योंकि यह ना तो मानचित्र पर चित्रित है और ना ही जमीन पर सीमांकित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर बातचीत की, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारतीय नियंत्रित और चीनी नियंत्रित क्षेत्र के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। इसलिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। इसलिए कथन 1 सही है। पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है और पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख शामिल है। इसलिए कथन 2 सही है। इसे ना तो मानचित्र पर चिन्हित किया गया और ना ही जमीन पर भौतिक रूप से सीमांकित किया गया है, बल्कि दोनों देशों के बीच विवादित सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अवधारणा के रूप में मौजूद है। इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, तथा विकल्प सी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचार पत्रों में तरंग शक्ति का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास। बी, भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑप्शन सी, भारत अमेरिका की सेनाओं के बीच बहुपक्षीय अभ्यास। ऑप्शन डी, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। भारतीय वायुसेना जल्द ही एक मेगा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने जा रही है। तरंग शक्ति नाम का यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इस अभ्यास में दुनिया के 12 शीर्ष वायुसेनाएं शामिल होंगी, जिसमें से 6 अभ्यास में भाग लेंगी, जबकि अन्य पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेंगी। इसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले और अवाक्स विमान सहित विभिन्न प्रकार के विमान शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि यह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास होगा। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, एस्पार्टेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सामान्य कृत्रिम स्वीटनर है। कथन 2, इसमें 2 प्राकृतिक अमीनो एसिड जैसे एल एस्पार्टिक एसिड और एल फेनिलैनिल एसिड होते हैं। कथन 3, इसकी खोज जेम्स एम स्लेटर ने की थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्लेषण उत्तर सी। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैंसर अनुसंधान शाखा एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्य के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करेगी। आपको बता दें कि एस्पार्टेम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कृत्रिम स्वीटनर है, जो विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। इसका उपयोग आहार, शीतल पेय, चीनी मुक्त च्युइंगम और आइसक्रीम में किया जाता है। रासायनिक रूप से एस्पार्टेम 2 प्राकृतिक अमीनो एसिड के डाइपेप्टाइड का मेथाइल एस्टर है, एल एस्पार्टिक एसिड और एल फेनिल एलनिन। इसलिए कथन 2 सही है। इसकी खोज जीडी सीरल एंड कंपनी, अब फाइजर की सहायक कंपनी है, के रसायनज्ञ जेम्स एम स्लेटर ने 1965 में एक अल्सर विरोधी दवा पर शोध करते समय गलती से की थी। इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम की चर्चा किस स्थिति संदर्भ में की गई है? सड़क के लिए सिग्नल प्रणाली, नंबर 2 हवाई जहाज के लिए सिग्नल प्रणाली,
ऑप्शन सी स्वचालित सिग्नल रिले प्रणाली। ऑप्शन डी रेलवे के लिए ब्लॉकचेन सक्षम सिग्नलिंग प्रणाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन वह डी, रेलवे के लिए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922 के दौरान की गई थी। कथन 2, ये पारे पर मिनामाता कन्वेंशन के एक वित्तीय तंत्र है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी एक और दो दोनों। ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। उत्तर सी एक और दो दोनों कथन सही। हाल ही में ब्राजील के ब्रासीलिया में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की 64वीं बैठक 26 से 30 जून 2023 तक हुई। बता दें कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर की गई थी। इसलिए कथन एक सही है। GEF संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बहुपक्षीय विकास बैंकों, राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों सहित 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है। इसके पास नागरिक समाज संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है। यह 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र है। पारा पर मीनामाता कन्वेंशन, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसलिए कथन 2 सही। इस प्रकार विकल्प सी सही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इन्वेस्टिंग इन आवर प्लैनेट। अगला प्रश्न, ओपन मार्केट सेलम स्कीम OMSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2, 3 इस प्रकार है। यह घरेलू आपूर्ति के साथ खाद्यान्नों की कीमतों को नियंत्रित करता है। कथन 2, यह भारतीय खाद्य निगम FCI को खाद्यान्न की बिक्री संभालने की अनुमति देता है। कथन 3, इसमें ई नीलामी के समय बाजार दर के आधार पर खाद्यान्न को बेचा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी, दो कथन। हाल ही में उचित लागत पर पर्याप्त चावल खरीदने में असमर्थ होने के कारण कर्नाटक राज्य सरकार ने लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त चावल के बदले अस्थायी रूप से नकद देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत मुफ्त वितरण के लिए गेहूं और चावल का बफर स्टॉक रखती है। खाद्यान्नों की घरेलू आपूर्ति और उपलब्धता को विनियमित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए OMSS को मंदी के दौरान सक्रिय किया जाता है। इसलिए कथन एक सही है। यह भारतीय खाद्य निगम FCI को अधिशेष खाद्यान्नों को खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है। इसलिए कथन 2 सही है। इसमें अधिशेष खाद्यान्न को पूर्व निर्धारित कीमतों पर ई नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। राज्य केंद्रीय पूल से प्राप्त अनाज से अधिक वितरण के लिए OMSS के माध्यम से खाद्यान्न खरीद सकते हैं। इस प्रकार केवल 2 कथन सही, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, कभी कभार चर्चा में रहने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विक्रेताओं द्वारा खरीदारों से प्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है। ऑप्शन बी, खरीदारों द्वारा विक्रेताओं से अप्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा खरीदारों से कर वसूला जाता है। ऑप्शन डी, सरकार द्वारा विक्रेताओं से कर एकत्र किया जाता है। उत्तर ए। हाल ही में हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA में संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च 20% की टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की उच्च दर के अधीन होगा। बता दें कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स विक्रेताओं द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं पर खरीदारों से एकत्र किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इसलिए विकल्प ए सही है। विक्रेताओं द्वारा एकत्रित किया गया TCS सरकार के पास जमा कराया जाता है। इसी के साथ कर रिटर्न दाखिल करते समय करदाता TCS लेवी पर रिफंड का दावा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रूगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आक्रामक कीट है। कथन 2, यह चौड़ी पत्ती वाले पौधों को संक्रमित करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी, एक और दूध दोनों। हाल ही में पुणे शहर में ताड़, नारियल और केले के पेड़ पर हमला करने वाले रूगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई देखी गई। रूगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई एक आक्रामक कीट है, इसलिए कथन एक सही है। ये पंखों वाले कीड़े हैं जिनके शरीर मुलायम होता है और इनका एफिड्स से गहरा संबंध होता है। इसे पहली बार 2004 में मध्य अमेरिका में देखा गया था। यह कीट न केवल नारियल के पेड़ों की उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि यह फल के पोषण मूल्य को भी कम करता है। यह मुख्य रूप से अपने मूल क्षेत्र में नारियल के पेड़ों और अन्य चौड़ी पत्ती वाले पौधों को संक्रमित करता है। कथन दो भी सही, इस प्रकार इसका विकल्प हो गया सी। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करता है। कथन दो, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक साल में 2 बार जारी होता है। कथन तीन, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 2023 में 64 अर्थव्यवस्थाओं में डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड शीर्ष पे हैं। कथन चार, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 336 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों और 5 कारकों पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी केवल 3 कथन सही है, या उपर्युक्त में से सभी कथन सही है? उत्तर बी केवल 2 कथन। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रकाशित किया है, इसलिए कथन एक सही है। आपको बता दें कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता वार्षिकी WCY पहली बार वर्ष 1989 में प्रकाशित हुई थी। यह देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है। यह 336 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों और 4 कारकों अर्थात आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे पर आधारित है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर मापी गई 64 अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष 3 में नामित किया गया था, इसलिए कथन 3 सही है। कभी कभी समाचारों में रहने वाले रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी, नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन सी, वनरेबल, ऑप्शन डी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑप्शन ए, हाल ही में सीमा शुल्क वायु खुफिया इकाई AIU के अधिकारियों ने तिरुचि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 यात्रियों से 6850 जीवित रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए जब्त किए हैं। बता दें कि रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की एक प्रजाति है जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का मूल निवासी है। यह ताजे और खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र का एक अर्धजलीय कछुआ है। इस प्रजाति को दुनिया की 100 सबसे खराब, आक्रामक और गैर देसी प्रजातियों में से एक माना जाता है। यह कछुए जंगलों में 20 से 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह स्थानीय संकेतकों पर आधारित एक गणना स्कोर है। कथन दो, यह पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकासात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। कथन तीन, यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों को मापता है। उपरयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में पंचायत विकास सूचकांक PDI जारी किया गया। बता दें, पंचायत विकास सूचकांक PDI की गणना और डेटा स्रोतों की पहचान स्थानीय संकेत ढांचे के लिए की जाती है, इसलिए कथन एक सही है। यह पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकास लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर एक समग्र स्कोर प्रदान करेगा और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में पंचायतों का मार्गदर्शन करेगा, इसलिए कथन 3 सही है। इसी के साथ यह ग्राम पंचायत विकास योजनाओं हेतु स्थानीय लक्ष्य और कार्य बिंदु निर्धारित करने के लिए आधार रेखा के रूप में काम करेगा। इस प्रकार तीनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी सही है।